टेम्परेचर, एक दो सवाल करूंगा, बाकी आप अपने आप कर लेना, क्योंकि ये प्रैक्टिस ही हो जाएगा। मेजरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर का कहाँ वर्गांक मिलेगा? तो जैसे हम जानते हैं कि सबसे पहले ये जो टेम्परेचर वगैरह, वर्षा है, जो रेंस है, इनका ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं। तो आप ज्योग्राफी वाले चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ पर लगभग 28 U28 के बाद 65 66 जो भी है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आप सीधे चले जाइए ज्योग्राफी में, यहाँ पर आपको टेम्परेचर का मिल जाएगा, जिससे ह्यूमिडिटी का आता है, रेनफॉल का आता है। ये टेम्परेचर का 284, तो आप यहाँ पर लिख देंगे U284। अब आपको मेजरिंग निकालना, मेजरिंग आपको कॉमन आइसोलेट मिलेगा, जो मेन क्लास का जो 2.4 है, 2.5 पे आपको ये मिल जाएगा। ये यहाँ से शुरू रहा है, इस पेज पे नहीं, अगले पेज पे मेजरिंग आपको मिल जाएगा ये। अब ये मेजरिंग है, इसमें कॉमन आइसोलेट में एक तो नियम ये बताया गया कि इनके साथ कोई भी जो चिन्ह नहीं लगता है, लेकिन कुछ एप्लीकेबल है, जैसे ये स्पेस के बाद आएंगे, ये वाले है जो टाइम के बाद आएंगे, और ये वाले को एनर्जी पार्ट, हमें मेजरिंग लेना है तो ये एनर्जी पार्ट के बाद आएंगे। तो यदि एनर्जी पार्ट लगा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो हम एनर्जी पार्ट लगाएंगे, कॉलन लगाएंगे। तो हम यहाँ पर लगा देंगे कॉलन और B6। ठीक उसी तरीके से अगला सवाल है मेजरिंग ह्यूमिडिटी, सेम वही ज्योग्राफी में जाएंगे U। अब ये ह्यूमिडिटी का, ये सारे सवाल है जो आपके ग्रुप में पेपर होता है। जैसे एक ग्रुप में आपने किसी ने स्टोर्म पूछ लिया, अगले ग्रुप में टेम्परेचर पूछ लिया, और किसी ग्रुप में ह्यूमिडिटी पूछ लिया। ये अलग अलग ग्रुपों के सवाल छांटे हुए, सवाल एक ही, कोई चेंज नहीं होता है, बस वो नाम चेंज होता है, बाकी तरीका एक ही होता है। तो हम ह्यूमिडिटी का लेते हैं तो U28 हो जाएगा, 28। और ये हम देख ही चुके हैं मेजरिंग का B6 से कॉलन लगा के B6, क्योंकि वो एनर्जी पार्ट में है। अब ये है मेजरिंग वेलोसिटी ऑफ स्टॉर्म, इसी में हमें मिल जाएगा स्टॉर्म का। ये वेलोसिटी का है। अब ये यहाँ पर ये मिस प्रिंट है, आप ध्यान रखना, ये 28-31 है, तो ये नीचे वाला 28-35 है, ये डबल जो आ रहा है 22, ये मिस प्रिंट है, आप इसका भी आप ध्यान रखना। तो ये 28-35 है, तो ये आप बुक में कर देना, कई बार मिस प्रिंटिंग भी हो जाती है। ऊपर वाला 28-31 है, नीचे वाला 28-35 है। तो ये 31 में आपके जो वेलोसिटी, सिर्फ वेलोसिटी है, और 35 में स्टॉर्म वेलोसिटी दोनों शामिल है, U35-28 हो जाएगा, 28-35। और मेजरिंग का हो गया B6। बाकी वाला आप ये कर लो। अब ये देखो, ये सवाल उसी ग्रुप में आया है, एक दूसरे तीसरे ग्रुप में ये आया था वेलोसिटी स्टॉर्म, और लगभग 7वें 8वें ग्रुप में अब ये वेलोसिटी ऑफ विंड आ गया, वो भी इसी में आपको मिल जाएगा, जो हवा की जो वेलोसिटी होती है वो। U85, सॉरी U85 है, ओके, ये 85 है। कई बार क्या हम देख के आता तो है, लेकिन गलत लिख देते, तो दोबारा आप चेक कर लें, ठीक है। अब ये ह्यूमिडिटी ऑफ वेलोसिटी जो है, एक तो ये आपको फिजिक्स में भी इसका मिल जाता है, वेलोसिटी ऑफ विंड। ये यहाँ पे तो भाई हो नहीं सकता आपको, क्योंकि ये चीजें मिस प्रिंट है, ये 2 भी होगा, क्योंकि यहाँ मिस प्रिंटिंग चीजें, ये 286 है तो ये 285 होगा, क्योंकि जब लिखने वाला होता है तो जैसे ये 284 है, ये 285 होना चाहिए। कुछ चीज़ें हमें ये भी पता लगाने की, जो टाइपिस्ट होता है वो गलतियां करता है, क्योंकि मैं खुद कंप्यूटर ऑपरेटर, तो मुझे पता है गलती कहाँ होती है और कैसे होती है, ठीक है। तो ये एग्जाम में जब हम बैठते हैं तो हमारे से ये अपेक्षा रखी जाती है कि ये जो विद्यार्थी वो सही करे, ठीक है। अगला मेजरिंग रेनफॉल, वो गलतियां हम तभी पकड़ पाएंगे जब हम खुद अभ्यास करेंगे। रेनफॉल का 28-55, 28-55 कॉलन B6, ठीक है। बाकी वाले आप ये स्वयं कर लेना। अगला एक्सपेरिमेंटल एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स किसमें मिलेगा आपको? गणित में या उसमें क्या बोल,
फिलोसफी है उसमें, आप डिक्शनरी में भी पीछे देख सकते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स का B9 6 है, गणित में B9, एनर्जी पार्ट में 6 है, तो सीधा यहाँ से आपको मिल गया B9:6। अब आपको एक्सपेरिमेंटल का चाहिए या एक्सपेरिमेंट्स चाहिए, तो आप सीधे जो कॉमन आइसोलेट है मैं वहाँ पर जाइए। यहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंट ढूंढना, तो ये एक्सपेरिमेंट अब सेम टू सेम जरूरी नहीं मिले, एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है और सवाल में एक्सपेरिमेंटल हो सकता है, तो ये एक्सपेरिमेंट लेना, ये एनर्जी पार्ट लगाएगा, तो कोलन लगा के F3। ड्राई फार्मिंग मेन क्लास क्या होगी? एग्रीकल्चर। तो जे एग्रीकल्चर में आप सबसे लास्ट में जाइए, जो स्पेशल में आपको मिल जाएगा। ये ड्राई फार्मिंग का है, ड्राई फार्मिंग का है J9D, तो J9D। अब आपको एक्सपेरिमेंट जाना है, हम ढूंढ चुके हैं, वैसे दोबारा भी आपको मैं बता देता हूँ। जो कॉमन आइसोलेट में सेकंड पेज में, पेज नंबर 2.6 पे है, ये एक्सपेरिमेंटल, ये एनर्जी कॉमन आइसोलेट है, तो इसमें एनर्जी पार्ट लगेगा, यानी कोलन लगेगा, कोलन F3। ये सवाल लगते छोटे हैं लेकिन अंक इसके बड़े हैं। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, इसका आप कैसे करेंगे? ये एक्सपेरिमेंट का तो आप लेके आ जाएंगे, लेकिन साइंटिफिक का कैसे करेंगे? बाकी सवाल ये नीचे वाले ये आप कर देंगे, कहीं आपको दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि ये दो सीख लिए, ये कर लेंगे, लेकिन ये थोड़ा आपको दिक्कत करेगा। आप आइडिया लगा सकते हैं ये कैसे आएगा? सबसे पहले आप मेन क्लास में जाएंगे, मेन क्लास में आपको ये नेचुरल साइंस मिलेगा, इस नेचुरल साइंस के अंदर सारी साइंस आ जाएगी, तो ये साइंटिफिक हो जाएगा, तो A:F3 ये हो जाएगा। बाकी तो इजीली आप कर लेंगे, ठीक है। बाकी ये एक्सपेरिमेंटल डिस्कशन है, ये एक्सपेरिमेंट। अब ये एक आपको डिस्कशन का कराता हूँ, टूथ डिजीज कौन सी मेन क्लास होगी? डिजीज है तो सीधी सी बात है मेडिकल में होगी, तो आप मेडिकल वाले चैप्टर में जाएंगे और टूथ के वर्गांक, जो मानवीय अंग टूथ है उसके वर्गांक आप निकालेंगे। इसमें टूथ के, ये माउथ, ये टूथ 214 है, यानी कि L214। अब आपको डिजीज का निकालना है, तो आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो इसकी एनर्जी पार्ट में आपको जो 4 मिलता है डिजीज के लिए, यहाँ से एनर्जी पार्ट शुरू, 1 2 ये 3, अगला जो 4 होगा वो डिजीज के लिए होगा। ये 4 है वो डिजीज का है, कोलन 4, ये हो गया टूथ डिजीज। अब आपको डिस्कशन लाना है, तो डिस्कशन के लिए आप जिस डिस्कशन भी यही मिलेगा आपको, ये F4 है, तो ये भी एनर्जी पार्ट में आएगा। तो इसमें देखो एनर्जी लगा हुआ तो हम दोबारा कॉलन नहीं लगाएंगे, यदि नहीं लगा हुआ था तो हम एनर्जी लगाएंगे, तो F4। एक्सपेरिमेंट ऑफ पेट डिजीज, ये पेट क्या है? जानवर है,
तो जानवर जो पालतू जानवर रहता है उनके लिए जो एग्रीकल्चर में मिलेगा, पहले आप एग्रीकल्चर में ढूंढें। एग्रीकल्चर नहीं, इसके बाद जो के एक्स एनिमल हस्बेंड्री मिलेगा आपको। ये पेट है, ये जो पालतू जानवर होते हैं उनके लिए। तो जे और 5 हो जाएगा। जे 5 और डिजीज का वही सेम मेडिकल वाला 4 और एक्सपेरिमेंट का ये F3। अब ठीक उसी तरीके से ऑब्जर्वेशन और चाइल्ड डिजीज है या ओल्ड एज डिजीज है, उनके लिए मेडिकल साइंस में सबसे लास्ट में स्पेशली कुछ चीज़ें दे रखी है। इसमें चाइल्ड के लिए L9C है, तो आप L9C लिखेंगे। अब डिजीज के लिए आपको पता ही है :4। अब आपको ऑब्जर्वेशन का लाना है, वो कॉमन लेंगे। इसमें से आप ऑब्जर्वेशन यहाँ F2 है, यहाँ पे ये भी एनर्जी पार्ट का है, तो एनर्जी पार्ट इसमें आया हुआ है तो F2 आप लिख देंगे। ये चीज़ जनरल, तो इससे पिछली भी क्लास में मैंने काफ़ी चीज़ें बताई है, और ये जो कलेक्शन वाली ये थोड़ी मैं बाद में बता रहा हूँ, उससे पहले आपको कुछ डिक्शनरी की ये सवाल मैं आपको बता देता हूँ। जब दो लैंग्वेज की डिक्शनरी बनती है तो उसकी जो मेन क्लास होगी वो पी होगी। पी जो लिंग्विस्टिक है वो मेन क्लास होगी। ये आपकी जो पी लिंग्विस्टिक है, जो भाषा विज्ञान है, वो मेन क्लास होगी। और जब पहले हम पी लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, जिसकी जो लैंग्वेज आइसोलेट जो टेबल की सारणी है उसमें से पहली भाषा के कोड लाएंगे। जैसे हम जाते हैं लैंग्वेज जो आइसोलेट है उसमें, और जो हिंदी भाषा के कोड लेकर आते हैं। अब ये जो चैप्टर नंबर 5 है और पेज नंबर :: के 2.26 पे यहाँ पे सभी भाषाओं की जो कोड है वो दिए हुए हैं, और उनमें से यदि नहीं है तो वो, जैसे एशिया की है तो 4 लगेगा। अदर एशियन लैंग्वेज यानी एशिया की ऐसी भाषा जो इनमें नहीं है तो 4 में आएगी। यूरोपियन की भाषा जो इनमें नहीं है तो वो 5 में आएगी, और अफ्रीकन की ऐसी भाषा जो इस सारणी में नहीं है तो फिर 6 लगेगा। तो इस तरीके से अदर जो कॉन्टिनेंट का भी कोड इसमें दिया हुआ है। तो हम हिंदी के कोड लाएंगे इसमें, टेबल में 152 है, ठीक है। तो ये हमने 152 लिख दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, आपको इसका जो लिंग्विस्टिक का मेन चैप्टर है वहाँ पे मैं आप जाके बता देता हूँ आपको। इसके एनर्जी पार्ट में आप ये जो 4 नंबर है ये मीनिंग का है। मीनिंग फॉर गिवन एलिमेंट्स वगैरह, मीनिंग का मतलब अर्थ ही होता है एक तरीके से। डिक्शनरी में क्या होता है, मीनिंग होता है। तो आपको यहाँ पर :4 लगाना है। उसके बाद डिक्शनरी का कोड है, आपको कहाँ से लाना है, स्टैंडर्ड जो कॉमन आइसोलेट है वहाँ पे आपको लाना है। ये डिक्शनरी ये साइक्लोपीडिया और डिक्शनरी, इसको आप पेंसिल से कर दीजिए। ये स्मॉल के है तो आप स्मॉल के यहाँ कर देंगे। अब थोड़ा सा स्पेस लेके सेकंड जो भाषा है उसके कोड आप लाएंगे, वही सेम जो लैंग्वेज आइसोलेट है, जो भाषा सारणी है वहाँ से आप लाएंगे। और यहाँ से इंग्लिश के जो कोड है वो है 111। ये आपके हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी का रूल्स हो गया। दोबारा बता देता हूँ, यदि 2 भाषाओं की डिक्शनरी आ जाए तो उसके लिए सबसे पहले पी इसका जो मेन क्लास लेंगे, फिर पहली भाषा के कोड, फिर :4 जो इसके पी भाषा के जो एनर्जी पार्ट में जो मीनिंग के लिए है, फिर डिक्शनरी का कोड स्मॉल के स्पेस देके, फिर दूसरी भाषा के कोड। एक और उदाहरण करते हैं, इटालियन बुल्गारियन डिक्शनरी। सबसे पहले इसकी जो मेन क्लास है वो पी लेंगे। अब टेबल जो सारणी में जाएंगे और ये इटालियन भाषा के कोड लेंगे हम। ये इटालियन भाषा के कोड है 121।
ये लिख दिया हमने। अब आपको कॉलन लगाना है और मीनिंग के लिए फॉर के। अब दूसरी जो भाषा है स्पेस लेके बुल्गारियन की हम इसमें कोड लेंगे। ये बुल्गारियन भाषा के जो कोड है 143 है, तो हम 143 लिख देंगे। अब इसमें जैसे एक एकल भाषा का आया तो हम कैसे करेंगे, पी लगाएंगे। अब हिंदी भाषा के जो कोड है जो सारणी में से ढूंढ लेंगे, 152 है, 152 लिख देंगे और फिर कॉलन फॉर के, इतना ही है क्योंकि अदर भाषा की इसमें है नहीं, तो सिंगल भाषा का इतना ही होगा और डबल भाषा का 2 है, तो ये फॉर के बाद दूसरी जो भाषा के कोड हम लिख देंगे। ठीक, जर्मन फ्रेंच डिक्शनरी मेन क्लास पी ले लिया। अब जो लैंग्वेज सारणी में जाएंगे, जर्मन भाषा के कोड है वो ढूंढ कर लाएंगे। जर्मन भाषा के कोड है 113, 113 लिख देंगे, कोलन फॉर के और स्पेस देके फ्रेंच भाषा जो दूसरी भाषा है उसकी कोड यहाँ से हम ले लेंगे। ये फ्रेंच भाषा के कोड है 122, तो हम 122 लिख देंगे। एक और उदाहरण लेते हैं, गुजराती बंगाली डिक्शनरी। तो सबसे पहले इसकी मेन क्लास लेंगे पी। अब गुजराती भाषा के कोड यहाँ से जो भाषा सारणी में लेंगे, गुजराती भाषा के कोड है 156 और बंगाली की 157 है। 156 कोलन फॉर के और 157 दूसरी भाषा के कोड, ये होगी डिक्शनरी। इस तरीके से कोई भी डिक्शनरी आप कर लेंगे लगभग, मुझे उम्मीद है आप सारे उदाहरण ऑटोमेटिक कर लेंगे, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कर लेंगे या नहीं करेंगे? अब ये कुछ उदाहरण ये आपको करा देता हूँ, ये भी है, सरल है। जैसे वेबस्टर वर्ल्ड डिक्शनरी, तो सबसे पहले पी लिखेंगे। अब ये वेबस्टर की डिक्शनरी जो इंग्लिश की डिक्शनरी है, तो इंग्लिश भाषा के कोड हम यहाँ से ले लेंगे। ये 111 है, 111 कोलन फॉर के, ये है। अब ये कॉम्प्रिहेंसिव हिंदी इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी, ये कॉम्प्रिहेंसिव से कोई अपने को लेना देना नहीं, अपने को इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी का वर्गांक बनाना है, पी बनाना है लिखना से पहले, और इंग्लिश के जो कोड लैंग्वेज जो सारणी में क्या है 111 है, फिर कोलन फॉर के और हिंदी भाषा का कोड 152 है। ये तो जनरल सवाल थे, ये आप कर लेंगे। लेकिन दिक्कत अब जो आगे जो सवाल मैं करा रहा हूँ उस सवालों में ज़्यादा दिक्कत आती है। ये तो विद्यार्थी एक बार कैच कर लेता है, इसमें ज़्यादा दिक्कत की बात ही नहीं है, ये कराते हैं। अब ऐसे सवाल आते हैं जैसे हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी इन सोशोलॉजी टर्म्स या मेडिकल टर्म्स या केमिकल टर्म्स या रशियन फ्रेंच डिक्शनरी या अदर कोई भी डिक्शनरी ऑफ सोशोलॉजी या ऑफ केमिस्ट्री बायो, इस तरह से भी सवाल आते हैं। तो इनका वर्गांक हम कैसे करेंगे, तो ये बस इसी ट्रिक का ही यूज करना है। अभी जो पहले जो हमने फॉर्मूला कहे या जिस तरीके से हमने किए थे उसी तरीके से हमें करना है। अब ये कह रहा है कि डिक्शनरी ऑफ सोशोलॉजी टर्म्स इन हिंदी। ठीक, अब ये कह क्या रहा है कि सोशोलॉजी के टर्म्स की जो डिक्शनरी है वो हिंदी में है। ठीक, सबसे पहले तो ये समझना है कि ये डिक्शनरी किसकी है। तो हमने ये समझ लिया कि डिक्शनरी है जो हिंदी में है, लेकिन टर्म्स किसकी है, सोशोलॉजी की। तो उस कंडीशन हम क्या करेंगे, सबसे पहले सोशोलॉजी जो हिंदी की डिक्शनरी के वर्गांक बनाएंगे, मेन क्लास पी ले लेंगे और हिंदी भाषा के जो कोड है वो 152 आप ये सारणी में से ढूंढ के लिख देंगे। यहाँ पे ये 152 है, ये लिख देंगे। उसके बाद 4 लगाएंगे और कोलन 4 के लगा देंगे। ठीक, इसको मैं थोड़ा लेके, अब आपको क्या करना है कि इसमें सोशोलॉजी आपको जोड़ना है। तब आप क्या करेंगे कि ये इसको कोष्टक के अंदर ये P2 ये K को आप बाहर कर देंगे। ठीक, और यहाँ पर जो सोशोलॉजी है उसका जो कोड Y है और उसको कोलन से जोड़ देंगे इस तरीके से। ठीक, एक और अगला करते हैं, जर्मन इंग्लिश डिक्शनरी ऑफ मेडिकल टर्म्स। तो सबसे पहले आप जर्मन और इंग्लिश डिक्शनरी का वर्गांक बना दीजिए। मेन क्लास पी ले लेंगे, भाषा सारणी में जर्मन भाषा के जो कोड है
जर्मन की 113 है, 113 कोलन 4 के स्पेस इंग्लिश भाषा के कोड 111। ये इतना आप लिख देंगे। अब इसको कैसे जमाना है, अब ये डिक्शनरी किसके लिए किस टर्म के है, मेडिकल में एल लगा के कोलन लगाएंगे और ये वाली जो चीज़ है कहाँ तक, ये 4 तक वाली ये कोष्टक में कर देंगे। ये आपका आंसर हो गया। अगला है संस्कृत हिंदी डिक्शनरी ऑफ केमिकल टर्म। तो केमिकल टर्म को एक बार आप छोड़ दें, आप संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी आराम से बना लेते हैं। तो पहले इनका बनाइए। तो पी लगा देंगे और संस्कृत भाषा के जो कोड यहाँ से लाएंगे सारणी से। संस्कृत की 15 है तो 15 लगा देंगे, फिर कोलन 4 के स्पेस हिंदी भाषा के कोड 152 है। ये आप यहाँ तक आपने कर दिया। अब आपको केमिकल टर्म बनाना है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, केमिकल का जो केमिस्ट्री का कोड है ई है, फिर ये कोलन और बाकी जो बचा हुआ है उसको आपको कोष्टक के अंदर कर देना। ये यहाँ तक ये आपकी हो गई ये टर्म्स। इस तरीके से बना लेते हैं। फिर शुरुआत में आप इस तरीके से बना लेंगे अलग रफ में, बाकी जब आप अच्छी तरह कर लेंगे तो आप इनको सीधा ही कर सकते हैं। अब इनको अपन डायरेक्ट करते हैं। तो ये क्या है, जैसे रशियन फ्रेंच डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी, तो सबसे पहले आप सोशियोलॉजी का कोड वाई लिख दिया, कोलन कोष्टक के अंदर किसकी पी रशियन भाषा के कोड हम ले लेंगे। ये 142 है, कोलन 4 कोष्टक बंद के स्पेस करके फ्रेंच भाषा के जो कोड है वो लाएंगे। फ्रेंच भाषा के कोड 122 है, 122 लगा देंगे। एक और सवाल लेते हैं, ये भी सोशियोलॉजी टर्म्स का है। तो वाई लिख देंगे, कोलन कोष्टक में पी मराठी के कोड लेंगे हम भाषा सारणी में। मराठी की 155 है, गुजराती की 156 है। कोलन 4 फिर कोष्टक बंद कर देंगे कि बाहर आएगा और दूसरी भाषा के कोड है वो जो गुजराती की 156 है वो लिख देंगे। एक और लेते हैं, मराठी गुजराती डिक्शनरी ऑफ लाइब्रेरी टर्म। तो लाइब्रेरी साइंस का 2 हो जाएगा, कोलन फिर कोष्टक में मराठी गुजराती डिक्शनरी जो ऊपर हमने बना ही रखा है वैसे, पी 155 कोलन 4 के 156। इस तरीके से ये शायद सवाल ऊपर भी आया, दोबारा कर लेते हैं। डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी टर्म वाई कोलन कोष्टक में हिंदी डिक्शनरी के कोड आ जाएंगे। हिंदी के कोड है पी 152 कोलन 4 कोष्टक बंद और के। इस तरीके से ये सवाल किए जाते हैं। बाकी इतने ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको ट्रिक पता होना चाहिए, आप कर लेंगे। तो ये आप वीडियो देखेंगे या अभी जो देख रहे हैं यहाँ से अब सीख लिया तो आप एग्जाम में ये सवाल आपका गलत नहीं होगा, ये तय है बात। अगले कुछ सवाल आते हैं फॉर्मूला या टेबल्स को लेकर, जिसे मैथमेटिक्स फॉर्मूला। तो आपको सबसे पहले मैथमेटिक्स की जो मेन क्लास है वो लानी है, यानी कि उसका जो वर्गांक क्या है। तो इसका जो वर्गांक है, जो मूल वर्गांक बी है, तो हम बी लिख देंगे। अब आपको सामान्य एकल में जाना है, कॉमन आइसोलेट में, और फॉर्मूला का आपको वर्गांक नाना है। फॉर्मूला का वर्गांक क्या है, ई है, तो छोटा ई आप लिख देंगे। कई बार जैसे केमिकल फॉर्मूला था, तो केमिस्ट्री का जो वर्गांक है जो 2.4 पे आप देख सकते हैं, जो केमिस्ट्री का ई है
तो आप ई लिख देंगे और फॉर्मूला का छोटा ई। ये सवाल तो बिल्कुल छोटा है लेकिन अंक इसके बहुत बड़ी है, क्योंकि इसमें कॉमन आइसोलेट आता है और कॉमन आइसोलेट में ये जो शुरुआत वाले जो चीज़ें हैं इनके अंदर कोई योजक चिन्ह नहीं लगता है, लेकिन इसके बाद अगले पेज पे कुछ चीज़ें हैं उनमें योजक चिन्ह से इसमें थोड़ा थोड़ा हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा सा रूल्स है, वही है। बाकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है आपने। एस्ट्रोनॉमिकल फॉर्मूला, एस्ट्रोनॉमी का जो आपको मैथमेटिक्स में मिलेगा, इससे पहले अपन ने एक सवाल किया था एस्ट्रोनॉमी से B9:6 था। ये B9 है और इसकी एनर्जी पार्ट में 6 है। ये एस्ट्रोफिजिक्स एस्ट्रोनॉमी ये है, ये वाला 6 है। तो इसका B9:6। अब आपको फॉर्मूला चाहिए तो फॉर्मूले की ये छोटा ई है, बाकी आप ये कर लेंगे। ये जो आप देख रहे हैं सवाल बार रिपीट हो रहे हैं एग्जामों में, ये इतने सवाल मैंने लिए, कुछ आपको करा दूंगा, कुछ आप स्वयं अपने स्तर पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अगला रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च। अब ये हिस्टोरिकल रिसर्च का अपन आइसोलेट में आपको बता देता हूँ। जो हिस्टोरिकल कहें ये या आर्कियोलॉजिकल, ये है एज इन वी हिस्ट्री, जो वी हिस्ट्री के लिए आएगा, यानी जो आर्कियोलॉजिकल जो खुदाई करते हैं, पुरातत्व विज्ञान जिसको कहते हैं, उसके लिए यूज है। तो हिस्ट्री की जो मेन क्लास आपको वर्गांक बनाते हैं तो उसमें वी है, और जो हिस्टोरिकल रिसर्च कहें या आर्कियोलॉजी कहें उसके लिए V7 है। रिसर्च ऑन वीट फार्मिंग, वीट फार्मिंग का मतलब जो एग्रीकल्चर चैप्टर में आपको वीट का कोड लाना है, और रिसर्च का जो कोड है यहाँ से आपको कॉमन आइसोलेट मिल जाएगा। ये इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च, बोलिए। हाँ हाँ हाँ, एफ है। इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च एक ही चीज़ है। यदि किसी को ध्यान ना रहे तो आप पेंसिल से या पेन से कॉलम बुक में ये कर दें, ठीक है। वीट फार्मिंग ये एग्रीकल्चर में आपको मिलेगा, जो एग्रीकल्चर चैप्टर है उसमें आप जाएंगे, वीट के वर्गांक के वो गेहूं के वो लाएंगे। ये सीड में 382 है, 382, ठीक है। अब रिसर्च के लिए वो हमने एफ ढूंढा, लेकिन उसके लिए क्या लगता है, कॉलन लगेगा, जो क्योंकि वो एनर्जी कॉमन आइसोलेट है, और एफ लगा देंगे, ठीक है। रिसर्च ऑन डायनेमिक जियोलॉजी, डायनेमिक जियोलॉजी कहाँ मिलेगा, एच में। एच में आपको इसकी जो मेन क्लास है उसमें मिल जाएगा। 2.5 पे आप 2.4 पे देखेंगे एच जियोलॉजी, इसी में आपको मिलेगा। अब इसके मूल चैप्टर में आगे जाएंगे, और यहाँ पर डायनेमिक जियोलॉजी, डायनेमिक जियोलॉजी के H4 है, H4 लिख दिया। और वो हम ढूंढ चुके पहले एफ। तो बाकी वाले इस तरीके से आप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो आपको थोड़ा टिपिकल वो करा दूंगा, बाकी आप खुद भी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। रिसर्च ऑन बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी का चैप्टर है। अभी किसी को मेन क्लास नहीं पता चल रही है तो पेज नंबर 2.4 पे जाके पता कर सकता है कि साइकोलॉजी है या जो भी विषय है उसकी मेन क्लास क्या है। तो साइकोलॉजी का आपके एस है। अब आगे एस वाले चैप्टर में आप सबसे लास्ट में जाइए, साइकोलॉजी वाले में, वहाँ पर आपको इसके जो बिहेवियरिस्टिक जो मेन
इसमें आप बिहेवियरिस्टिक का क्या SN1 है, जो सिस्टम्स बनाए गए हैं तो SN1 है, SN1। आपको रिसर्च का लेना है तो आप कॉमन आइसोलेट में जाइए, यहाँ से ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये रिसर्च है, और ये एनर्जी कॉमन आइसोलेट यानी कि इसमें कॉलन लगेगा। यदि इससे पहले कहीं लग जाता है तो ठीक है, नहीं तो हमें लगाना पड़ेगा कॉलन F। बाकी ये आप कर देंगे। ये प्लांट एनाटॉमी आपको करना है, कोई करेगा इसको, रिसर्च ऑन प्लांट एनाटॉमी। प्लांट का मेन क्लास क्या आई है। अब एनाटॉमी, एनाटॉमी के लिए आपको बायोलॉजी में जाना पड़ेगा, और बायोलॉजी के एनर्जी पार्ट में जो दो है, ये मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी एक ही चीज़ है। आप पेंसिल से या पेन से मॉर्फोलॉजी को एनाटॉमी कर दें तो कॉलन 2 हो जाएगा। और रिसर्च का F है। अब ये पहले एनर्जी पार्ट आ चुका, तो दोबारा हम एनर्जी पार्ट नहीं लगाएंगे, ठीक है। बाकी आप ये कर देंगे। इसमें से आपको एक करा देते हैं, बाकी कर देंगे। जैसे रिसर्च ऑन ह्यूमन में आप जाएंगे, जो इंटेस्टाइन का वर्गांक आप निकालेंगे। ये इंटेस्टाइन है, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन का 27 है, L27। अब आपको बस इतना ही है, L27 डिजीज है नहीं तो कॉलन लगा के रिसर्च का F है। बाकी किडनी डिजीज, एनिमल डिजीज का आप कर देंगे। एनिमल के लिए जो मेन क्लास आपकी के आएगी, बाकी आप कर देंगे। अब ये सवाल आता है क्रिटिकल स्टडी का, क्रिटिकल स्टडी ऑफ या क्रिटिसाइज्म ऑफ, एक ही चीजें हैं। इंग्लिश ड्रामा, तो ड्रामा वगैरह इनके लिए जो मेन क्लास O है, जो लिटरेचर है उसमें है, इनके लिए मेन क्लास जो O है। अब O वाले चैप्टर में मैं आपको जाके बताता हूँ। अब देखिए यहाँ O में क्या है, लिटरेचर है। O फिर P में क्या आएगा, लैंग्वेज डिवीजन, जो इससे पहले अपन लैंग्वेज ले रहे चैप्टर 5 में पेज नंबर 2.26 पे, वो लेंगे। P2 में क्या आएंगे, ये पोइट्री, ड्रामा, फिक्शंस, ओरेशन वगैरह ये सारे आएंगे। ये शॉर्ट स्टोरी वगैरह, ये नॉवेल्स वगैरह सारे 3 में आ जाते हैं। P3 में, अब ये इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, इसी चैप्टर का बनाया, आप उसको भी आप गहराई से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर O लगाएंगे, और उसके बाद इंग्लिश भाषा के कोड क्या है, 111 है। आप जो पेज नंबर 2.6 पे जाके भी आप देख सकते हैं, इंग्लिश भाषा के कोड 111। अब आपको चाहिए ड्रामा का, तो ड्रामा के लिए O वाला जो चैप्टर है में वापस जाएंगे। ये ड्रामा के किस में आ रहा है, P2 में आ रहा है, ये FOCIN P2। तो कॉमा लगा के 2 लगा देंगे, कॉमा लगा के ये 2 लगा दिया। अब आपको क्या चाहिए, क्रिटिकल स्टडी का चाहिए। तो क्रिटिकल स्टडी के लिए सबसे पहले आप शुरुआत में जाइए, जहाँ से ये स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे मैं 2 चीज़ें एक और बता देता हूँ। ये क्रिटिसाइज्म ये है, कॉलन लगा के G है। एक यही चीज़ मैं थोड़ा आगे आपको अगले पेज पे बता देता हूँ। यहाँ पे आइए, ये यहाँ से क्रिटिसाइज्म, अब यहाँ भी एनर्जी पार्ट का है। तो क्रिटिकल स्टडी का है या क्रिटिसाइज्म का है, एक ही चीज़ है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपको यहाँ पर कॉलन लगा के G लिख देना है। क्रिटिकल स्टडी आए या क्रिटिसाइज्म आए, दोनों ही एक ही चीज़ें, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसी तरीके से क्रिटिकल स्टडी ऑफ हिंदी पोइट्री, मेन क्लास O है, लिटरेचर का है, और हिंदी भाषा कोड 152, और पोइट्री का क्या है, (1), जो 1 नंबर पोइट्री को दिया हुआ है, 2 नंबर ड्रामा को, 3 नंबर फिक्शन या नॉवेल्स वगैरह इनको दिया गया है। अब क्रिटिसाइज्म का कॉलन
जी। इस तरीके से ये किया जाए। बाकी ये सारे बंगाली ड्रामा, ये लिटरेचर, सारे सवाल एक ही है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। एक चीज मैं ये आपको सवाल करा देता हूँ, क्रिटिकल स्टडी ऑन इंडियन आर्किटेक्चर, ये लैंग्वेज लिटरेचर का पार्ट नहीं, ये आर्किटेक्चर का जो मानवीय कला है उनका है। NA वाला पार्ट है, N वाला पार्ट है, जो चैप्टर है उसमें आप जाएंगे। ये फाइन आर्ट वाला, इसमें NA आर्किटेक्चर, इंडियन आर्किटेक्चर के जिस वर्गांक इसमें बने हुए मिलेंगे आपको। ये इंडियन आर्किटेक्चर के NA 44 है इंडिया के, तो ये आपको बने हुए NA 44। अब आपको क्रिटिकल स्टडी का बनाना है कॉलन G, जो क्योंकि आप ये क्रिटिकल स्टडी का वर्गांक आप जानते हैं, और डिस्कशन का भी आप ये इसमें ये कर देंगे। अब ये सवाल आ गया, मान लो इंडियन हिस्ट्री का क्या करेंगे, तो सबसे पहले हिस्ट्री की मेन क्लास है वहाँ पे जाइए, जहाँ से जो मेन क्लास शुरू हो रही है हिस्ट्री की, वहाँ पे जाइए। ये वी लगाना है, और पी में क्या आ रहा है, FOCI इन गोट बाई GD का मतलब ज्योग्राफिकल डिवाइस, यानी कि भौगोलिक स्थल आएंगे, और इसके साथ डॉट नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग विद्यार्थी ये गलतियां करते हैं, बस फैसेट फॉर्मूला में फंस रहते हैं कि जो जहाँ भी स्थल आएगा तो वहाँ डॉट लगेगा, जरूरी नहीं है। लेकिन आप इसका भी ये फॉर्मूला ये भी ध्यान रखें, ये भी एक तरह का फैसेट फॉर्मूला है। PMEST से बाहर भी कोई बहुत सारी चीज़ें ये, जैसे हिस्ट्री का है या जो लॉ का है, उनमें सीधा आ जाता है बिना किसी डॉट के। तो ये V44 और डिस्कशन के कॉमन आइसोलेट हम ले लेंगे। डिस्कशन की 4 है, तो कॉलन लगा के F4 कर देंगे। इस तरीके से बाकी डिस्कशन ऑन गुजराती लैंग्वेज के भी कर दोगे, साइको मैथमेटिक्स के भी, 2D की सारी चीज़ें, इन्वेस्टिगेशन के भी ये मैंने करा दी है। अब कुछ और सवाल रह गए थे, मैंने ऊपर आपको मैंने पहले नहीं कराए थे, वो अब मैं करा रहा हूँ। ये कलेक्शंस वर्क्स ऑफ रंगनाथन, ये व्यक्ति विशेष को लेकर जब आ जाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति विशेष किस क्षेत्र में प्रसिद्ध रहा है उस विषय को लेकर, कोई लाइब्रेरी साइंस में हो सकता है, कोई केमिस्ट्री का के फील्ड में हो सकता है, कोई राजनीति के क्षेत्र में हो सकता है, अलग अलग जिस क्षेत्र में या रहा है। जैसे राजनीति में रहा है तो आप V ले लेंगे, लिटरेचर में रहा है तो आप O ले लेंगे, केमिस्ट्री में रहा है तो E ले लेंगे, फिजिक्स में रहा है तो C ले लेंगे। ये बात आप ध्यान करेंगे, ठीक है। अब कलेक्टेड वर्क्स के लिए क्या, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। ये कलेक्शन ऑफ वर्क्स के लिए X है, और बायोग्राफी या किसी की जीवनी के लिए W है। उसमें से जनरल है तो जनरल आएगा, लेकिन इंडिविजुअल एक आएगा। ऑटोग्राफी वगैरह के लिए, एना के लिए किसी के लेटर्स है, जैसे लेटर्स टू इंदिरा, तो उसमें ये 4 आएगा। ये अलग लगाएंगे तो ये W और X से काफ़ी सवाल बन जाते हैं। तो चलिए सवालों को करते हैं। तो रंगनाथन जी आपको पता है कि लाइब्रेरी साइंस के थे, तो आप 2 लगा देंगे। उसके बाद कलेक्टेड वर्क्स का लगा देंगे X। अब आप रंगनाथन जी का जन्म वर्ष क्या है, 1892 है इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप इसकी जो यहाँ से पेज नंबर आपको मैं बता दें, जो टाइम आइसोलेट जहाँ से शुरू हो रहा है, पेज नंबर 2.7 से 1800 के लिए क्या था, M है। 1800 से 1899 तक लिए M है, तो M लगा देंगे 1800 के लिए M, और 92 है तो 92। ये हो गया कलेक्टेड वर्क्स ऑफ SR रंगनाथन, ठीक है। अगला बायोग्राफी ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ये जवाहरलाल नेहरू है, इनके जो वर्गांक आपको सबसे पहले, ये जवाहरलाल नेहरू किस विषय में थे, तो वो ले लेंगे V, और इससे पहले आपको ये CV रमन का मैं बता, मैं इसमें भी है, ये भी है। CV रमन जो फिजिक्स से संबंधित थे, फिजिक्स बायोग्राफी का क्या था, W था। और इनका जो जन्म वर्ष है 1800 का M, और
95। एक और एक सूत्र भी है, मैं आपको सूत्र बताता हूँ। पेज नंबर भी मुझे देखने पड़ेंगे। शुरुआत में एक नियम भी आपको बताता हूँ। इस नियम से कुछ चीजें हम पता चल जाएगी, उस नियम को भी फॉलो करेंगे हम। ये रूल्स है, Y7 वाला रूल्स है, ये रूल्स हम यूज करेंगे। ये Y7 वाला रूल्स ये यूज करेंगे। ये आपकी बुक में दिया है Y7 वाला, वो रूल्स आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं कि जैसे कोई इतिहास से जुड़ा हुआ है तो उसका W नहीं आएगा, Y7 आएगा। ठीक है, अब ये रूल हम यूज करेंगे। और ये आपकी जो बुक्स है उसमें भी ये चीज़ बताई। मैं आपको बुक्स निकाल के भी बता देता हूँ। कुछ चीज़ें क्या हमें बुक से भी कंफर्म कर लेनी चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तब उस जगह हम यहाँ पर जो Y7 एक रूल्स होता है वो हम यहाँ पर लगाएंगे, और जो ये जो सीवी रमन भारत के भारत जो कोड है वो हम लगा देंगे इस तरीके से। इनके लिए मतलब राष्ट्राध्यक्ष जो होता है उनके लिए Y7 है, और नॉर्मल जैसे आदमी है जैसे उनके लिए सीधा W आ जाएगा। जैसे ऐसा रंगनाथन है, जैसे जवाहरलाल नेहरू है तो इनके लिए Y7 आएगा। जैसे मान लो इंदिरा गांधी का आ जाए, अटल बिहारी का आ जाए तो उनके लिए Y7 यूज होगा। तो इसमें अगर V44Y7 और N89 कहने का मतलब सबसे पहले तो जो व्यक्ति विशेष है वो किस क्षेत्र में रहा है तो उसका कोड आएगा V। उसके बाद वो किस देश का था उसका कोड आएगा, तो 44 आ गया। उसके बाद ये जीवनी के लिए या बायोग्राफी के Y7 लगा दिया जाएगा। उसके बाद उसका जन्म वर्ष आता है। जो 1800 के लिए जो देखते हैं आप, जो सारणी में आप जाएं 1800 के लिए N है तो N, सॉरी 1800 के लिए M है। कन्फ्यूज नहीं होना है। वहाँ से आप पेज नंबर 2.5 के बाद आप देख सकते हैं। अठारह सौ के लिए M है तो M89 कर देंगे। इसी तरीके से जैसे रंगानाथन जी है तो 2, और ये राजनीति या इस क्षेत्र से नहीं जुड़े हुए थे लेकिन अपने लाइब्रेरी साइंस से जुड़े थे, W आ जाएगा। और फिर इनका जन्म वर्ष 1800 के लिए M और 92, और यदि कलेक्शन वर्क आता तो X आता ये। ठीक है, ये डबल आ गया है। मेलविल डुई का बनाना है। मेलविल डुई की बायोग्राफी 2 W और इनका जन्म वर्ष है M51। ये मेलविल डुई का आ गया। ऑटोबायोग्राफी ऑफ सीवी रमन। अब ये बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी दो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। पेज नंबर 2 बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी। ये ऑटोबायोग्राफी के लिए (1 लगाना है, बायोग्राफी के लिए कुछ नहीं लगेगा। तो ये सीवी रमन का सेम टू सेम सवाल है। CWM 95,1 इस तरीके से आएगा। अब ये जवाहरलाल नेहरू का ऊपर आ चुका है। अब ये बिब्लियोग्राफी के सवाल आप कर चुके हैं लाइब्रेरी साइंस। ये कलेक्शन वर्क्स ऑफ मेलविल डुई। तो सबसे पहले 2 और कलेक्शन वर्क्स के लिए क्या वर्गांक है, ये X है, X लिख देंगे। और उसके बाद मेलविल डुई का जन्म वर्ष M51। अब रंगनाथन जी का भी कलेक्शन वर्क आ जाएगा 2X और उनका जन्म वर्ष। इस तरीके से ये सवाल ये किए जाते हैं। बिल्कुल सरल, ज़्यादा कोई इतना वो नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि यदि कोई राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है तो उसको Y7 लगाना है, बाकी में ये W लगाना है, कलेक्शन वर्क में X लगाना है। ये बाकी ज़्यादा आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छा समझ में आएगा।
ये सवाल आप कर देंगे, और कुछ अलग टाइप के या जो सवाल आपसे नहीं होते वो भी मैं आपको करा देता हूँ। ये रिपोर्ट्स वाले ये सवाल है, रिपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट, ये आपको कहाँ मिलेंगे रिपोर्ट्स? कॉमन आइसोलेट में आप जाएंगे, ये सबसे जो ऊपर है, ये कहाँ पे आएंगे? स्पेस के बाद आएंगे, स्थान के बाद। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट का आर है और स्टेटिक्स का एस है, दो ही है, बाकी कुछ नहीं, जर्नल ही है। अब इस ऐसे में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो सवाल दिया हुआ वो उसकी मेन क्लास क्या है? इसकी मेन क्लास आपकी टी एजुकेशन है। टी एजुकेशन में आपको एलिमेंट्री एजुकेशन जाना है। सबसे पहले आपको उसकी वर्गांक निकालने हैं एजुकेशन के। अब यहाँ से आपको एलिमेंट्री एजुकेशन के लगाना, एलिमेंट्री के 15 है तो टी 15 हो जाएगा। अब आपको इंडिया की है तो डॉट इंडिया 44। अब रिपोर्ट का क्या है, तो वो वर्गांक आप कॉमन आइसोलेट में जाएंगे, ये रिपोर्ट का है आर, तो ये आफ्टर स्पेस यानी स्थान के बाद आता है, तो स्थान हमारा इंडिया के आगे और आर लगा देंगे। अगला है एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट ऑन लाइफ इंश्योरेंस। जो इंश्योरेंस का है ये आपको कहाँ पर वर्गांक मिलेगा? इंश्योरेंस के कुछ सवाल काफ़ी किए थे, तो ये इकोनॉमिक्स में मिला था। आप इकोनॉमिक्स के चैप्टर में जाइए, वहाँ से ये इसके वर्गांक लाइए। ये इंश्योरेंस के 81 है और लाइफ इंश्योरेंस के 813 है, तो एक्स 813 हो जाएगा। एक्स 813 हो जाएगा। और इन इंडिया है तो डॉट 44 और एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट का आर है, हम देख चुके हैं। अगला है रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री का हो कुछ भी हो, एक ही चीज़ है, तो इसमें मेन क्लास क्या है? टी एजुकेशन, फिर डॉट 44 और आर, इतना ही है। अगला सवाल है एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट या मतलब फॉरेन ट्रेड, वो आपको इकोनॉमिक्स में मिलेगा। इसी में एनर्जी पार्ट में आपको मिल जाएगा ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। एक्स कोल ये एनर्जी पार्ट में है 54, एक्स कोलन 54 इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इंडिया का डॉट 44 और एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट का आर है। रिपोर्ट ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑन लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया। अब इसमें टाइम भी दे रखा है, तो लाइब्रेरी साइंस का क्या है? 2 है, और इन इंडिया तो डॉट 44 और टाइम भी दिया है तो कोमा 1957 के लिए एन 57। अब इसमें क्या रिपोर्ट है? रिपोर्ट किसके बाद आएगा? आर, आर स्थान के बाद आएगा, तो स्थान के बाद हम आर लिख देंगे। बाकी चीज़ें आप ये 2-3 तरह के सवाल में करा देता हूँ, बाकी आप स्वयं कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। रिपोर्ट ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन 1948, एजुकेशन का टी, फिर स्थान डॉट 44 और रिपोर्ट आएगा स्थान के बाद तो आर आ गया, फिर कोमा 1900 के लिए एन 48। एक और करा देता हूँ, बाकी पीछे वाले ऑटोमेटिक आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, हेल्थ का मतलब एल, राजस्थान तो राजस्थान की कोड आप प्रैक्टिस कर चुके हैं। आप वैसे जो स्पेस आइसोलेट में पेज नंबर 2.18 के बाद ढूंढ सकते हैं 4437 और रिपोर्ट जो स्थान के बाद आएगा आर और फिर कोमा पी 2051-01। आप ये टाइम आइसोलेट है उसमें आप जाइए, जो समय सारणी है यहाँ से 2000 से 2099 तक के लिए पी है, 1900 से 1999 तक के लिए एन है, 18 से आगे 99 तक के लिए एम है। बाकी ये सवाल भी आप इस तरीके से ये कर लेंगे। कुछ जर्नल को लेकर आते हैं, गाइड को लेकर भी सवाल आते हैं, वो भी आपको कर देता हूँ। इंडियन जर्नल ऑफ बॉटनी, बॉटनी का आई है और इंडियन है,
तो डॉट 44 और जर्नल का आप कॉमन आइसोलेट में आप देख सकते हैं। जर्नल और पीरियडिकल्स और कोई सीरियल पब्लिकेशन आता था एन है, तो इसका एम आ जाएगा। इंडियन जर्नल ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेदा के जो कोड आपको मेडिकल साइंस में मिल जाएंगे। मेडिकल में सबसे लास्ट में आपको मिलेंगे। LB है और इंडिया के 44 और एम। इस तरीके से ये सारे आप इंडियन जर्नल और कोई भी आप आराम से कर सकते हो। अब और भी चीजें मैं आपको, हाँ क्या हुआ? इंडियन जर्नल है इसलिए लगा है, बाकी कुछ नहीं। ये रूल्स भी देखना पड़ता, कई बार क्या जल्दबाजी में होते हैं, आता तो है लेकिन आगे पीछे कर देते हैं। सवाल किधर गए? कुछ चीजें क्या है जल्दबाजी में आती हुई गलत कर देते, क्या ध्यान नहीं देते। बाकी यही रूल्स ये है कि ये जो चीज कुछ स्पेस से पहले आती है इस तरीके से, कई बार क्या स्पेस होता ही नहीं है, उससे वजह से अपन क्या कि एक बार भूल जाते हैं, आती सब चीजें, ठीक है ये चीज। बाकी नहीं डॉट नहीं आएगा। अब ये जो है ये बिना योजक, इनके आगे और पीछे योजक चिन्ह नहीं लगेगा। कई बार क्या होता है गलतियां होती है कि हमें सब आता है लेकिन आनंद फानंद में तो हड़बड़ाहट में आता हुआ भी गलत कर देते हैं, और एग्जाम के बाद हमें पता चलता कि हम ये लिख के आए। मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ, आज भी हो जाता है, कई चीज़ें ऐसी हो जाती है, तो लगभग 95% चीज़ें सही हो जाती, 5% गलती रह जाती है, कोई भी हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है इनके इनके आगे पीछे वो डॉट नहीं लगता है, ठीक है। अब इनमें और भी आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। लगभग मुझे उम्मीद है कि इसमें लगभग मैंने सारे प्रकार के जो कॉमन आइसोलेट के लगभग करा दिए। बाकी इसमें अनसॉल्व पड़े आप स्वयं भी कर सकते हैं, फिर भी यदि ऐसा कोई सवाल रह जाए तो वो भी मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। बाकी गलतियां तो सभी से होती रहती है, गलतियां वही करता है जो कुछ करता है, कोई जो काम करेगा उसी से गलतियां होती है। तो काफ़ी टाइम हो गया है और 1-2 घंटे बाद अपन DDC भी पढ़ना है। जब टाइम होता है तब मैं आपके लिए हाजिर हो जाता हूँ, और बाकी आपके अगर यदि पूछना है तो आप पूछ सकते हो।